Friends, in today's session of Business Regulatory Framework, we are currently dealing with Sale of Goods Act 1930. Let us take today's question. But what we are going to discuss is, after making the contract of sale by the buyer and the seller, the most important topic for discussion or the matter to be taken into consideration is, what about the conditions and warranties related with the goods, what are sold and what are purchased by the parties. So we are going to discuss today what is exactly the meaning of condition and what exactly is our warranties, and we are going to differentiate them. So let us start our journey with the introduction. Now friends, as and when we talk about conditions and warranties, there comes statements. जब हम कंडीशंस और वारंटीज की डेफिनेशन भी देखेंगे ना, तो वहां पे एक शब्द का उपयोग किया गया है, स्टिपुलेशंस। तो अब पहले हम स्टिपुलेशंस क्या वो समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर स्टिपुलेशंस with the help of introduction only. Many a times a seller of goods makes certain statements about the goods he offers to sell. These statements may relate to the quality, usefulness, suitability, etc. of those goods. The seller and the buyer may also agree upon various terms relating to the subject matter of the contract. This assurance may be a mere expression of opinion of the seller and may not form part of the contract. कितनी बार ये होता है कि सेलर जो होता है while selling the goods और या तो buyer while purchasing the goods, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और बहुत सारे से स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं कि जैसे भाई मुझे एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए या मुझे एक अच्छी सी घड़ी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। क्या क्लैरिफिकेशन नहीं होता है सर कि अच्छी सी घड़ी कौन सी होगी और अच्छा सा मोबाइल कौन सा होगा, ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं है तो पता कैसे चलेगा, इसलिए यही पता करने की कोशिश है। ठीक है, अगर आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, इफ यू आर अपना सिर्फ ओपिनियन रख रहे हैं सर, इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है वो इम्पोर्टेंट ओपिनियन ना हो, आपका जो भी ओपिनियन आप रख रहे हैं मे बी नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए शायद वो इतना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ना हो आपका। सो हो सकता है आपके स्टेटमेंट में क्या हो सकता है सर, क्वालिटी की बात की जा रही हो, यूजफुलनेस की बात की जा रही हो, सुटेबिलिटी की बात की जा रही हो कि जो मैं गाड़ी परचेज करना चाह रहा हूँ उसकी एवरेज अच्छी होनी चाहिए, एवरेज बढ़िया होनी चाहिए। या हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी जो गाड़ी आप परचेज करना चाह रहे हैं वो लुक वाइज परफेक्ट होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तो आपकी जो भी डिमांड है, आप जो भी सोच रहे हैं, आपको अपनी डिमांड सामने रख देनी है, स्टेटमेंट में बोल देना। आपको जैसी जो चीज चाहिए वो आपने एक्सप्रेस कर देनी है शॉर्ट में। सो कभी कभी ऐसा होता है जो स्टेटमेंट आपने बोला है वो कॉन्ट्रैक्ट का इम्पोर्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो इम्पोर्टेंट ना हो, ये पहली सिचुएशन है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो स्टेटमेंट बोला गया हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो। समटाइम्स सच स्टेटमेंट्स मे फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, एंड द बायर बाइज द गुड्स ऑन सच एश्योरेंस। और जो बायर परचेस कर रहा है गुड्स, हो सकता है सेलर की जो स्टेटमेंट सेलर ने बोली उसके बेसिस पे उसने वो चीज परचेस की हो। इन सच अ केस दे हैव लीगल इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो स्टेटमेंट अगर इम्पोर्टेंट है, उसी के बेसिस पे बायर गुड्स परचेस कर रहा है, तो उसकी लीगल इफेक्ट हो जाएगी बेस्ड ऑन एश्योरेंस। तो स्टिपुलेशन आ जाता है पॉइंट पे। एन एश्योरेंस और रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज टर्म्ड एज स्टिपुलेशन। एश्योरेंस कह लें, रिप्रेजेंटेशन कह लें, स्टेटमेंट तीसरा नाम है। जो भी स्टेटमेंट्स आप कर रहे हैं, जो भी आश्वासन आप दे रहे हैं बायर को, अगर वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का बेस बन जाता है, एसेंशियल पार्ट बन जाता है, वाइटल पार्ट बन जाता है, तो वो एक तरीके से स्टिपुलेशन माना जाता है। ठीक है, अब वो कितना एसेंशियल है वो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है, अब आगे का बाइफर्गेशन कुछ ऐसा होगा। सो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने का बेस नहीं लिया गया है तो वो स्टिपुलेशन नहीं माना जाएगा। The assurance may be a mere expression of opinion of the seller and may not form part of the contract। अगर ये सिचुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं।
और इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आपने जो स्टेटमेंट बोला उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, बायर अपने हिसाब से चलाओ, अपने बेसिस पे चलाओ, सेलर की कोई बेसिस नहीं। लेकिन अगर सेलर ने कोई स्टेटमेंट बोला और उस स्टेटमेंट को बेस पकड़ के बायर ने परचेसिंग किया है मान लीजिए, तो फिर अगर वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो उसे हम स्टिपुलेशन यानी कि स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। तो स्टिपुलेशन यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे इंट्रोडक्शन में ही कंटिन्यू करते हैं। स्टिपुलेशन को ही पकड़ के चलना है हमने, क्योंकि स्टिपुलेशन ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोनों पॉइंट के, कंडीशन हो या वारंटी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, स्टेटमेंट या स्टिपुलेशन दूसरे नाम है, इसके सिनोनिम्स है। सो जो भी स्टेटमेंट्स बोले गए हैं अगर वो फंडामेंटल है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ कह सकते हैं सब्सिडरी है, यहाँ तीसरा नाम है कोलेटरल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इट रैंक्स एज अ कंडीशन इन वारंटी। अगर फंडामेंटल स्वरूप का है, इंपॉर्टेंट है, तो वो कंडीशन बनेगी। लेकिन अगर सेकेंडरी है, सब्सिडरी है, कोलेटरल है, तो वो क्या बनेगी सर, वारंटी बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा तो वो कंडीशन माना जाएगा, लेस इंपॉर्टेंट होगा तो उसे वारंटी का स्वरूप माना जाएगा। सो अगर मुझे सरल शब्दों में कहना हो, सरल शब्दों में, इफ अ स्टिपुलेशन यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कंडीशन। जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं उस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसे हम कंडीशन मानेंगे। अगर उल्टा हो जाए तो, ऑन द अदर हैंड, इफ द स्टिपुलेशन इज कोलेटरल यानी कि सेकेंडरी, लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इफ द स्टेटमेंट, स्टिपुलेशन का मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज secondary or we can say collateral to the main purpose of the contract, means इसका मीनिंग क्या है, it is lesser important, it is of lesser importance, then it is known as warranty। जो भी स्टेटमेंट आपने बोला है, या तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा या तो वो लेस इंपॉर्टेंट होगा। अगर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट का बेस बन रहा है एक तरीके से, उसके बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंडीशन बन जाएगी। अगर वो लेस इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट जो बोला गया इट इज़ वेरी लेस इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है फुलफिल होती है तो ठीक है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से वो बात फुलफिल होती है तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, तो उससे लेसर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे सर, वारंटी। अब डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। कंडीशन की डेफिनेशन क्या है सेक्शन के हिसाब से, ये तो आपने अर्थ समझा, एक तरीके से मीनिंग समझा। इंट्रोडक्शन में हमने स्टिपुलेशन समझने की कोशिश की और स्टिपुलेशन के बेसिस पे हमने इनके मीनिंग को सरल भाषा में समझने की कोशिश की। अब थोड़ा टेक्निकली चलते हैं। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के हिसाब से कंडीशन की डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दी गई है। देखते हैं क्या डेफिनेशन है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, मैंने पहले इसीलिए आपको स्टिपुलेशन समझाया क्योंकि स्टिपुलेशन से ही डेफिनेशन स्टार्ट होती है कंडीशन की। अब स्टिपुलेशन ही समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या समझना है। तो स्टिपुलेशन को दूसरे शब्दों में मुझे कहना हो तो स्टेटमेंट यानी कि निवेदन। ठीक है, आपका स्टेटमेंट है, आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका एश्योरेंस है, आप कन्विंसली कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे सेलर होगा, कोई भी चीज बेचनी होगी तो कन्विंसली क्या कह सकता है, उसकी चीज पे उसे भरोसा होना चाहिए, सर इट इज अ गुड मटेरियल, ऐसा स्टेटमेंट उसके मुंह से निकलना चाहिए। यू विल एंजॉय दिस मटेरियल, इट विल लुक गुड ऑन योर बॉडी। अगर क्लोथ बेच रहे हो तो, कोई सामान बेच रहे हो तो, गारमेंट्स की बात करें तो वो स्टेटमेंट निकल के आना चाहिए। जो भी आप स्टेटमेंट एज अ सेलर बोल रहे हो, अगर वो एसेंशियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल का मतलब क्या है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल। A condition is a stipulation which is very important, means it is essential to the main purpose of the contract। आपका जो, आप जिस पर्पस से कोई चीज परचेस कर रहे हो वो पर्पस फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए आपका पर्पस। सो a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which, अगर उसका भंग हुआ, उस essential statement का भंग हुआ, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated। जिस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस कंडीशन के बेसिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाता है, एक तरीके से आपके स्टेटमेंट का ब्रीच हो जाता है। आपने कहा कि भाई ये शर्ट जो है बहुत ही बढ़िया है, या आपने कहा कि भाई ये गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है,
50 किलोमीटर पर लीटर देती है, लेकिन अगर नहीं दे तो ये सारी बातें आ जाती हैं। आप जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, अगर सामने वाले के लिए वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है, बायर के लिए, उसी के बेसिस पे अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो कंडीशन बन जाएगी, कंडीशन। और अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है तो बायर के पास क्या राइट मिलेगा उसको सर? डेफिनेशन में बोल दिया गया है, ही हैज अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल्ड। रेपुडिएटेड का मतलब क्या है? कैंसल्ड। बायर हैज अ राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, ये उसका अधिकार होगा एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। मुझे इसको सरल भाषा में लिखना हो, मान लीजिए मुझे डेफिनेशन याद नहीं रहती, मैं इसको सरल भाषा में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 लाइन का है। कंडीशन मीन्स सच अ स्टेटमेंट विच इज असेंशियल या विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक निवेदन है, कंडीशन क्या है? एक निवेदन है जो कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका पर्पस है वो फुलफिल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हो। Therefore, if a condition is not fulfilled, the buyer has a right to cancel the contract and can also recover damages for the breach of contract। यानी बायर को 2 अधिकार मिल रहे हैं। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है, एक तरीके से ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रही है तो क्या किया जाएगा सर? बायर के पास 2 अधिकार होंगे। एक, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, पहला अधिकार। दूसरा, अगर उसे कुछ नुकसान होता है तो वो नुकसान की भी भरपाई करवा सकता है, ही कैन रिकवर द डैमेजेस। तो ये हो गया कंडीशन की बातें। अब इसी के ऊपर एक उदाहरण लेते हैं। आपको एक कार दिखाई दे रही होगी, ये 1925 के ज़माने की एक कार है, जिसके ऊपर एक केस की रूपरेखा रखी गई है। एक इसी कार के ऊपर, मान लीजिए इसी पैटर्न की कार के ऊपर, जिसे बुगटी कार कहते हैं, इसके ऊपर एक केस हुआ था, एक हादसा हुआ था, जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। इन द केस ऑफ बल्ड्री वर्सेस मार्शल 1925। ये तब के बुगटी कार का आपको पिक दिख रहा है, 1925 के ज़माने की है। बी कंसल्टेड एम अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। जो बी नाम का व्यक्ति, यानी कि जो बल्ड्री है, मैं शॉर्ट में बी और एम ही यूज करूंगा, जो बी नाम का व्यक्ति है उसने एम का कांटेक्ट किया और उससे कहा, जो एम कौन है सर? मोटर कार डीलर है, और बी जो है यहाँ पे बायर है, ये बल्ड्री नाम है और वो बायर। वो एक कार परचेस करना चाह रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप की उसको कार चाहिए, विच इज सूटेबल फॉर टूरिंग पर्पज। इंट्रोडक्शन में कुछ वर्ड्स देखे थे हमने, यूजफुल, सूटेबिलिटी, ऐसे कुछ वर्ड्स हमने देखे थे। तो यहाँ सूटेबिलिटी के ऊपर एग्जाम्पल है। तो सूटेबल फॉर टूरिंग पर्पज, ऐसी कार दीजिए जो मैं अगर टूरिंग पे जा रहा हूँ, पिकनिक पे जा रहा हूँ तो मुझे मजा आ जाए, हिल स्टेशन पे भी ले जाऊँ तो ले जाऊँ तो चले। इस तरीके की एक स्टेटमेंट बोली गई है। स्टेटमेंट किसने बोली है? बायर ने बोली है, ध्यान रखना। एम सजेस्टेड अ बुगटी कार एंड बी अकॉर्डिंगली एक्वायर्ड। जो कार डीलर है उसने कहा सर आप बुगटी कार परचेस कर लीजिए और आपको उसमें मजा आएगा, टूरिंग पर्पस के लिए वो सही रहेगी, ऐसा कार के डीलर ने कहा। अब बी ने अकॉर्डिंगली उसको परचेस कर ली, मिस्टर बी ने। द कार टर्न्ड आउट टू बी अनफिट फॉर द टूरिंग पर्पस। फिर जब कार का उपयोग किया गया टूरिंग पर्पस के लिए तो बी ने रियलाइज किया कि ये तो अनफिट है, सूटेबल नहीं है, टूरिंग पर्पस के लिए ये कार नहीं चल सकती इस प्रकार। सो इट वाज हेल्ड दैट द टर्म दैट कार शुड बी सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस, ये क्या बन गया सर? कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन। ये वारंटी नहीं है, ये कंडीशन बन। यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वारंटी हुई या कंडीशन हुआ। तो यहाँ से जब बायर ने स्पष्ट बोल दिया उसके किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, तो सेलर ने भी वैसा ही प्रोडक्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसे मिसगाइड नहीं करना चाहिए, या उसके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसमें से उसको चीज़ नहीं दे देनी चाहिए, लेकिन समझाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जैसी डिमांड की गई है कि भाई मुझे आप ऐसा मोबाइल दीजिए जिसमें म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया चलता हो, तो सेलर ने वैसा ही मोबाइल देना चाहिए जिसका म्यूजिक सिस्टम मोबाइल के अंदर बहुत बढ़िया हो। और सेलर को पता भी होता है नॉर्मली कि कौन सी चीज़ बढ़िया रहेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। इट इज इम्प्लाइड। So it was so essential that its non-fulfillment defeated the very purpose for which B bought the car। अब बी ने जिस पर्पस के लिए कार खरीदा वो पर्पस तो फुलफिल हुआ नहीं। So he was therefore entitled to reject the car and have refund of the price। तो बी को क्या अधिकार मिला?
बी ने जिस पर्पस के लिए कार लिया था सर, वो पर्पस तो फुलफिल हुआ नहीं। सो यहाँ पे उसके पास क्या अधिकार है? दोनों अधिकार है। पहला अधिकार क्या है सर? ही कैन रिजेक्ट द कार, मीन्स ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ही कैन रिटर्न द गुड्स। कार रिटर्न करके अपनी रिफंड, प्राइस की जो रिफंड है वो मांग सकता है, यानी अपनी प्राइस भी मांग सकता है। बल्कि यहाँ तो अच्छा है, अगर उसे कोई नुकसान भी हुआ होता ना तो नुकसान भी क्लेम कर सकता है। तो यहाँ उसने दो चीजें की, एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया एक तरीके से, यानी कार रिटर्न किया, और दूसरा उसने अपनी खाली प्राइस मांगी, बस मुझे आप मेरी प्राइस दे दीजिए, मुझे ये कार नहीं चाहिए, ठीक। तो ये हुआ था जजमेंट इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का, इस केस का। अब चलते हैं वारंटी के पास। कंडीशन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं वारंटी पे। डेफिनेशन ऑफ वारंटी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, 12 और 2, 12, सेक्शन 12 सबसेक्शन, हाँ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में हमने दोस्तों कंडीशन की डेफिनेशन देखी। अब वारंटी में सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के बेसिस पे डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा वेरिएशन, स्टेटमेंट्स जो यूज किए गए हैं अंदर, शब्द जो यूज किए गए हैं, थोड़ा सा वेरिएशन। पहली जो लाइन है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, खाली एक शब्द बदल रहा है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन बाय हार्ट भी कर सकते हैं। अब वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन से ही स्टार्ट हो रहा है, वापिस देखिए, यानी कि स्टेटमेंट, लेकिन आपने शब्द यही लिखना है। इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा स्टेटमेंट है जो लेस इंपॉर्टेंट है, विच इज लेस इंपॉर्टेंट टू फुलफिल द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो स्टेटमेंट को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आपने उसको, उस स्टेटमेंट को ध्यान में लिया भी हो ना भी लिया हो, अगर बहुत सीरियसली ले लिया उस स्टेटमेंट को और उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, सर गाड़ी की एवरेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर आपके लिए कंडीशन बन जाएगा। अगर आप एवरेज पकड़ के ही चल रहे हो, आपने यूं कह दिया हो कि डीलर को मुझे लुक वाइज सबसे बढ़िया गाड़ी दीजिए, तो आपके लिए लुक वाइज, यानी लुक वाइज का जो आप कंडीशन, इसको कंडीशन मानिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। एवरेज डजंट मैटर, आप ऐसा बोल दो तो वो क्या बन जाएगा? एक तरीके से वारंटी। एवरेज आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। तो वो आप किसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। ये कंडीशन हुई, वारंटी हुई। वाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल करते वक्त दोनों पक्षकारों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं, उस स्टेटमेंट में उनके लिए क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्या लेस इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड किया करना जरूरी है। अगर वो डिसाइड हो जाता है तो उसके बेसिस पे हम मान सकते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है या ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है। So a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which, यानी अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो बायर के पास क्या अधिकार है? The breach of which gives rise to a claim for damages। यहाँ बायर सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम कर सकता है? अगर कोई नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई के लिए कह सकता है सेलर को, बट नॉट टू अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुटेड। तो अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तो सेलर के, बायर के पास एक अधिकार है, और वो है ही कैन क्लेम ओनली फॉर डैमेजेस, नाइदर ही कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड नॉर ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। और कोई अधिकार नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम करने का अधिकार मिलता है। एकदम सरल शब्दों में, अगर डेफिनेशन याद नहीं रहती है, सरल शब्दों में मुझे इस चीज को प्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा सर? आसान है एकदम। वारंटी इज सच अ स्टेटमेंट, पहले तो ये स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, कंडीशन भी स्टेटमेंट है और वारंटी भी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट शब्द आप मीनिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में स्टिपुलेशन ही लिखना है। वारंटी इज सच अ स्टेटमेंट विच इज नॉट एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। विच इज नॉट एसेंशियल मीन्स इट इज लेस इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी है। सच स्टेटमेंट इज सब्सिडरी इन नेचर। अगर वो वारंटी फुलफिल होती है तो ठीक है, नहीं भी होती है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, डजंट मैटर, चलता है, सेकेंडरी मैटर है। इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो बायर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार है, याद रखना है आपको। द बायर कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, बट ही कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। ठीक है, बायर के पास क्या अधिकार है? सिर्फ वो डैमेज क्लेम कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण लेते हैं इसके ऊपर। लेट अस टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन
warranty. Let us see. Appu, the buyer had asked for a good car, and while selling the car, Pappu, the seller said that it could run for 18 kilometers per liter of petrol. पप्पू एक गाड़ी परचेस करना चाह रहा है और उसके माइंड में क्या चल रहा है, सर मुझे एक बहुत ही अच्छी सी गाड़ी लेनी है, लेकिन कौन, बहुत अच्छी सी गाड़ी लेनी है लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। गुड कार मीन्स विच टाइप ऑफ गुड कार, दिखने में गुड कार, प्राइस में गुड कार, एवरेज में गुड कार, यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं। लेकिन ठीक है, आपने कहा होगा कि सेलर को कि भाई मुझे एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो जो सेलर होगा, सेलर ने अपने हिसाब से बढ़िया गाड़ी का वैल्यूएशन कर दिया। किसके बेसिस पे उसने वैल्यूएशन कर दिया? उसने एवरेज को पकड़ के जवाब दिया। पप्पू द सेलर ने क्या कहा कि सर ये जो गाड़ी है ये 18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, पेट्रोल के हिसाब से एवरेज। आप मान लीजिए अप्पू ने ये गाड़ी खरीद ली है, अप्पू बायर ने ये गाड़ी खरीद ली है, बट इट वाज डिस्कवर्ड दैट इट कुड रन ओनली 14 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। अब डिसाइड ये करना है कि ये जो स्टेटमेंट बोला गया, क्या ये कंडीशन है या वारंटी। तो यहाँ एक बात क्लियर होती है, अगर बायर अपनी कोई डिमांड रखता है, बायर अपनी कोई डिमांड रखता है कि भाई मुझे टूरिंग पर्पस, जैसे बल्ड्री वर्सेस मार्शल में देखा, टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए, यहाँ आके खुद कह दे कि मुझे एवरेज एवरेज अच्छी हो वैसी गाड़ी दीजिए, वो खुद आके अपना बेसिस रखता है, स्टेटमेंट बोलता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है उसके लिए, और उसी के बेसिस पे उसको ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए, वो कंडीशन बन जाए। लेकिन वो अपने बेसिस नहीं रखता है और सेलर अपनी बेसिस रखता है। सेलर जब बेसिस रखता है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है मान लीजिए, तो वो क्या बन जाएगी? वारंटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक तरीके से वारंटी बन जाएगी। सो हियर द स्टेटमेंट मेड बाय द सेलर वुड अमाउंट टू वारंटी, ये वारंटी बन जाएगा, ये कंडीशन नहीं, ये वारंटी माना जाएगा। द बायर कुड नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो यहाँ पे जो बायर है अप्पू, अप्पू कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन अगर उसे कुछ नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान की भरपाई के लिए दावा करना चाहे तो कर सकता है। नॉर्मली कोई करता नहीं है, ऐसी सिचुएशन में चला लेते हैं हम लोग, तो सब चलता है। लेकिन अगर इस तरीके से दावा किया जा रहा है और वैसी एवरेज नहीं आती है, आप एवरेज जो निकाल रहे हो वो भी कितनी सही तरीके से निकाल रहे हो, उसका मेथड क्या है वगैरह, बहुत सारी बातें बन जाती है चर्चा की, जिसकी डिटेल चर्चा में हम नहीं जाते हैं। नॉर्मली इस तरीके से कोई केस वगैरह नहीं करता है। लेकिन अगर आप कोई शोरूम से परचेस करते हो और उस तरीके से एवरेज नहीं है, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में नॉर्मली कोई पड़ता नहीं है। अब हम चलते हैं डिफरेंसेस पे, कंडीशंस वर्सेस वारंटी के डिफरेंसेस क्या हो। तो अब इतनी डिस्कशन के बाद डिफरेंसेस आसान बन जाते हैं हमारे। आप सबसे पहले यूं समझ लीजिए, सरल भाषा में इसका मीनिंग या पर्पस कह सकते हैं, दोनों इक्वल जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पर्पस है कंडीशन और वारंटी का, देख लेते हैं। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, मैंने बीच में शब्द को कलर कलर किया है, तो आप देख सकते हैं सर, एसेंशियल, जो एसेंशियल स्टेटमेंट होगा उसे हम कंडीशन मान सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की पर्पस को फुलफिल करता है। वारंटी क्या है सर? वारंटी ऐसा स्टेटमेंट है जो सब्सिडरी है, कोलेटरल है, लेस इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से सेकेंडरी मैटर बन जाता है, प्राइमरी मैटर नहीं है, सेकेंडरी मैटर बन जाता है, जो हो सकता है मेन पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट का उसे फुलफिल करे या ना करे, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी मैटर है। फुलफिल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। जैसे अभी हमने एवरेज वाला एग्जांपल दिया, एवरेज आती है तो ठीक है, नहीं आती है, कम आती है तो भी ठीक है, चलेगा, डजंट मैटर। फिर दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस कितना है कंडीशन और वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते वक्त, कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट है और वारंटी कितना इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, द मेन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस द कंडीशन इज फुलफिल्ड। जो स्टेटमेंट बोला गया है वो स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अगर जो स्टेटमेंट है जिसे हम एक तरीके से कंडीशन मान रहे हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ना के बराबर है, एक तरीके से उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और ब्रीच ऑफ कंडीशन भी मान सकते हैं उसे। यानी वो चीज़ फुलफिल होनी ही चाहिए। आप कह रहे हो कि टूरिंग पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए, तो टूरिंग पर्पस के लिए ही होनी चाहिए। आप कह रहे हो मुझे एवरेज के हिसाब से बढ़िया गाड़ी दीजिए, तो एवरेज के हिसाब से बढ़िया होनी ही चाहिए।
आप कह रहे हैं कि मुझे म्यूजिक सिस्टम अच्छा चलता हो वैसा मोबाइल दीजिए, तो वो उस हिसाब से वो फुलफिल कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तो ही वो आपके लिए चीज काम की, नहीं तो वो आपके लिए काम की नहीं चीज, फिर आप वो परचेज ही क्यों करना चाहोगे। मैंने इसीलिए तो परचेज किया था आपके पास से, अगर वो चीज वैसी नहीं निकलेगी तो हम उसको रिटर्न करने की बात करेंगे नॉर्मली। वारंटी में क्या है सर, इट इज नॉट ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, द मेन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंप्लीटेड इवन इफ द वारंटी इज नॉट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, फुलफिल होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा एक तरीके से। द अदर पर्सन, द बायर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, ठीक है, जो पर्पस के लिए उसने प्रोडक्ट लिया था वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है उससे। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि भाई अगर जो कोई स्टेटमेंट बोला गया है वो लेस इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, फुलफिल होता है नहीं होता है ठीक है, उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो सकता है। अब चलते हैं राइट्स पे, तीसरा पॉइंट। राइट्स क्या मिलता है, बायर को राइट्स मिलता है, इतना याद रखिएगा। राइट्स किसे मिलने वाले हैं सर, यहाँ पे बायर्स को राइट मिलने वाले हैं, तो बायर्स के राइट क्या है पहले वो देख लेते हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव्स द एग्राइड पार्टी, यहाँ एग्राइड पार्टी कौन होगा, बायर। एग्राइड पार्टी को यानी कि बायर को क्या अधिकार मिलेगा सर, उसे सारे अधिकार मिलेंगे। he can sue for damages as well as he has a right to terminate the contract, terminate यानी he can cancel the contract, करार का अंत ला सकता है, नुकसान के लिए क्लेम कर सकता है, ये दो चीजें आपकी। वारंटी में क्या होता है सर, अ ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स ओनली राइट टू क्लेम डैमेजेस, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, गुड्स यू कैन नॉट रिटर्न द गुड्स, चीज आपके पास ही रहेगी, आपको ही भुगतना है, जो मिला है उसी में आपको चलाना होगा, क्योंकि आपने उस स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा, उसको आपने लेस इंपॉर्टेंट मान के आपने चले होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा सर, आपको जो चीज़ मिली है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन देना होगा, वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ओनली यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस, वो भी आप साबित करो तो कि आपको नुकसान हो रहा है, तो जो मुश्किल काम है। आप चलते हैं उपाय पे, रेमेडी। इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, ऐसा ऐसा हादसा होता है, ऐसा बनाव होता है, ऐसा इवेंट अकर होता है, तो क्या होगा, द एग्राइड पार्टी, यहाँ एग्राइड पार्टी कौन है माइंड में रखिए, बायर। द बायर में चूज टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ये कैसा सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे बायर के ऊपर है कि अब वो ब्रीच ऑफ कंडीशन माने या ब्रीच ऑफ वारंटी माने। ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी मान के चल सकते हैं, मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे, अ बायर मे फॉर एग्जाम्पल लाइक टू रिटेन द गुड्स एंड क्लेम ओनली डैमेजेस। आप ऐसा हो सकता है कि एवरेज के हिसाब से आपने कोई गाड़ी मांगी, ठीक है, और एवरेज कम आ रही है, आपका मेन पॉइंट एवरेज था लेकिन एवरेज कम आ रही है मान लीजिए, फिर भी आपने गाड़ी अपने पास रिटेन करके रखी है, आप गाड़ी चला ही रहे हो लेकिन आप नुकसान मांग रहे हो, यू आर ओनली क्लेमिंग डैमेजेस, ठीक है। आपके पास दो अधिकार थे, पहला अधिकार क्या है, यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा अधिकार क्या है, यू कैन क्लेम ओनली फॉर डैमेजेस, यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। ये दो अधिकार है आपके, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है तो बायर के पास दो अधिकार है, उसमें से मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता है, गुड्स रिटर्न नहीं करता है इन अदर वर्ड्स, लेकिन नुकसान के लिए क्लेम करता है। नुकसान के लिए क्लेम तो हम ब्रीच ऑफ वारंटी में भी कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ सर, ब्रीच ऑफ वारंटी में भी कर सकते हैं, इसीलिए तो ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि यहाँ पे बायर डिसाइड करेगा कि ब्रीच ऑफ कंडीशन करके चलना है या ब्रीच ऑफ वारंटी करके चलना है। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, दो में से अगर आप एक अधिकार का उपयोग करते हैं, सिर्फ आप डैमेज क्लेम करते हैं, तो आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी को आप ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते, ये सामने लिखा हुआ है, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो आप ब्रीच ऑफ वारंटी का उपयोग कर सकते हैं, दो में से एक अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, दोनों ही करना ही जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना भी करे तो चलेगा, सिर्फ डैमेज क्लेम करना हो कर सकते हैं, दोनों करने का अधिकार है, लेकिन दो में से अगर आप सिर्फ डैमेज क्लेम करते हो तो उससे समझ गए होंगे आप लोग कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन को हमने ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया है, माना है। लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी में से आप ऐसा नहीं कर सकते उसको, यू कैन नॉट ट्रीट ब्रीच ऑफ वारंटी एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ वारंटी में आपके पास एक ही अधिकार है, आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, आपके पास है ही एक अधिकार, तो उसमें से दो अधिकार का उपयोग आप कैसे करोगे।
तो ब्रीच ऑफ वारंटी कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन आप उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन में से आप ब्रीच ऑफ वारंटी उसको ट्रीट कर सकते हो। यानी दो अधिकार में से आप एक अधिकार का उपयोग कर सकते हो, लेकिन एक अधिकार में से आप दो अधिकार का उपयोग कैसे करोगे? आपके पास एक ब्रीच ऑफ वारंटी में एक ही अधिकार है, एक ही राइट है, तो आप दो अधिकार का उपयोग कैसे करोगे? सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये हो गई क्लैरिटी, आपको फुल क्लैरिटी हो गई है that what is the difference, exact difference between conditions and warranties। डिटेल में हमने चर्चा की दोस्तों।